नमस्कार, स्वागत है आपका चर्चा द ट्रुथ में। मेरा नाम है नेहा शुक्ला और इस हफ्ते फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ एक सच की तलाश में। और ये सच है आज का कि G20 को लेकर, वैसे तो G20 नई दिल्ली समिट जो है वो 9-10 सितंबर को आयोजित हुआ था, लेकिन इसके बाद से लगातार भारत में जिस तरह से इसके नतीजों को लेकर दिखाया जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी कूटनीतिक जीत इसे कहा जा रहा है, इससे आम आदमी को यानी कि भारत के आम नागरिक को क्या फायदा हुआ है या फिर होने वाला है, ये समझेंगे। आज हमारे साथ बेहद ही विशिष्ट मेहमान जुड़ चुके हैं। आइए पहले उनका चर्चा में स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रकाश के रे हैं, बहुत ही वरिष्ठ जाने माने पत्रकार हैं जिनका लगभग विदेशी मामलों पर तो व्यापक अध्ययन है ही, लेकिन साथ ही साथ इतिहास के ये बहुत बड़े ज्ञाता हैं और फिल्मों से भी इनका जो एक दिली रिश्ता लगातार सामने आता रहता है। तो बहुत बहुत आभार आपका प्रकाश जी, आप चर्चा द ट्रुथ में शामिल हुए। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका जस हिंदी के इस खास कार्यक्रम में। सर, मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि G20 जिस तरीके से, जितना खर्चे के साथ इसका आयोजन हुआ, देश के लगभग हर शहर में G20 के बैठकों का आयोजन हुआ, बहुत भारी खर्चा आया और जो खर्चा 4100 करोड़ का कहा जा रहा है, इसको भी समझूंगी कि जितना हमने इन्वेस्ट किया है उससे क्या मिलने वाला है, या जो प्रोजेक्शन बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है कि बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है और हमने एक ही झटके में चीन को भी शांत करा दिया है और जो भी दुश्मन देश हैं उनकी भी जो है कहीं ना कहीं उनको हमने परास्त कर दिया है। सर, आप कैसे देखते हैं G20 समिट को और इसके नतीजों को? देखिए, पहली जो चीज है कि हमारे पास एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है। कुछ मिनिस्टर्स ने शायद सोशल मीडिया पर कुछ आंकड़े शेयर किए जिससे ये 4100 करोड़ का हिसाब आता है जी। लेकिन जैसी तैयारी हुई है और देश के विभिन्न शहरों में इसकी बैठकें रखी गई हैं, तो यह जरूर है कि खर्चा हुआ है। अब उसकी ढंग से ऑडिट हो तो पता चले कि खर्चा जस्टिफाइड है, जो है बहुत ज्यादा बहा दिया गया, बहुत फालतू खर्चा किया गया, ये एक बात का हिसाब है। लेकिन इतना जरूर है कि जो पहले बैठकें हुई हैं, जैसे पिछले साल बाली में हुई, या आप पिछले साल जब रियो में, ब्राजील में जब ये बैठक हो, तो आप देखना उसमें बहुत, हमारे दिल्ली की तुलना में बहुत कम खर्च आएगा। तो एक तो ये है। दूसरी चीज ये है कि अब एक आदत तो हो गई है हमारी सरकार की, और कि किसी भी चीज को एक लार्ज स्केल पे करना, एक माहौल बनाने की कोशिश करना, एक उसको बड़े इवेंट की शक्ल देना और उसमें थोड़ा सा चमक दमक का ज्यादा आयाम डालना। ये एक चीज है जो कि मुझे लगता है कि जिससे कि बचा जा सकता था और बचा जाना चाहिए, लेकिन यह जरूर है कि खर्च हुआ है जी। दूसरा, कहा कि इससे लोगों को क्या फायदा होगा। देखिए, बहुत सारी चीजें जो होती हैं, बैठकें होती हैं, समझौते होते हैं अलग अलग तरीके के, चाहे वो द्विपक्षीय समझौते हों या बहुपक्षीय समझौते हों या बातचीत का सिलसिला चलता है, तो ऐसा नहीं होता कि उसका रिजल्ट जो है अभी बातचीत हुई और अभी 2 घंटे बाद उसका रिजल्ट आ जाएगा। एक तो इतनी जल्दीबाजी हमको उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि जैसे अब G20 की यह जो बैठक हुई और जो पहले बैठकें होती रही हैं हमारे नेताओं की और विभिन्न संगठनों के प्रमुखों की, तो पहले ये हम देखें कि इसकी शुरुआत कैसे होती है। यह जो संगठन है ये बन तो जाता है 90 के दशक के आखिरी वर्षों में, जब एशियन क्राइसिस हुआ था और सिंगापुर, आपका एशियन कंट्रीज में बहुत सारा फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुआ था। और उसके पहले भी जो है जैसे 90 के दशक के शुरू में हमारे यहाँ बैलेंस ऑफ पेमेंट का प्रॉब्लम हुआ था, और फिर सोवियत संघ का विघटन हुआ था, तो एक नई विश्व व्यवस्था जो है आकार ले रही थी जी। तो उन परिस्थितियों में यह बेसिकली वित्त मंत्रियों का संगठन था, समूह बना, जिस फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। और मजे की बात बताऊं आपको कि उसकी शुरुआती अध्यक्षता भारत को मिली थी। भारत के वित्त थे उस मिनिस्ट्रियल ग्रुप के जो है प्रमुख थे जी। और
तब ये सब नहीं होता था, इतना तामझाम किसी को पता भी नहीं चलता था, गोपनीय बैठकें होती थी, मतलब बस हाँ मिनिस्टर्स आए हैं, मिले हैं, और कोई उस तरीके से फैसले नहीं लिए जाते थे। फैसले आज भी नहीं लिए जाते हैं, लेकिन एक बहुत ही सामान्य परिघटना हुआ करती थी। हुआ क्या कि 2007-8 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, और हालांकि उसको कहा जाता है कि वो एक वैश्विक वित्तीय संकट है, लेकिन ज्यादा प्रभाव जो था उसका वो अमेरिका और पश्चिमी देशों पे था जी। उनके बहुत सारे वित्तीय संगठन जो थे वो दिवालिया हो गए थे, ऐसे मॉर्टगेज और तमाम चीजें हो रही थी। वैसी स्थिति में फ्रांस ने यह प्रस्ताव रखा कि दुनिया के महत्वपूर्ण देशों के नेताओं को एक जगह बैठ के चर्चा करनी चाहिए, ताकि कल को ऐसी हालत दोबारा ना पैदा। ये उनकी अंडरस्टैंडिंग थी। तो फिर हुआ कि भाई किसको बुलाया जाए। अब एक अगर महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं की बात करें, एक G7 उस समय था, लेकिन G7 खुद ही इतना परेशान था उस फाइनेंशियल क्राइसिस से और भी चीजों से कि वह उस जो वैश्विक स्थिति थी वो उसमें वह बहुत कारगर नहीं हो सकता था, अकेले दम पे नहीं कर सकता था जी। जो विकसित देशों का जो 7 देशों का संगठन है, अमेरिका, कनाडा, जापान और इटली, जर्मनी, फ्रांस, तो ये लोग सक्षम नहीं थे। तो इन्होंने कहा कि और देशों के भी लोगों को बुलाया जाना चाहिए। इंडिया एक बड़ी इकोनॉमी बनने की तरफ बढ़ रहा था, चीन बड़ी इकोनॉमी बन चुका था, और भी जो देश थे, आसियान कंट्रीज बहुत डेवलप्ड, उनका आर्थिक विकास बहुत तेज हुआ है। तो उस समय ये सोचा गया कि भाई तो ऐसा तो कोई ग्रुप नहीं है, किसको बुलाओगे नहीं बुलाओगे, अगर आपने इनको नहीं बुलाया तो वो कहीं बुरा ना मान जाए या वो ना छूट जाए, तो ये लिस्ट कैसे बनाएंगे हम कि किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना जी। तब हुआ कि हमारे पास एक इनफॉर्मल ग्रुप है G20 के रूप में। तो हम ऐसा करते हैं कि इन्हीं के प्रमुखों को, प्रधानमंत्रियों को, राष्ट्रपतियों को हम बुला लेते हैं और एक चर्चा कर लेते हैं कि दुनिया में हम आगे कैसे बढ़े जी। तो यह सम्मेलन होता है, पहला सम्मेलन होता है, और उसके बाद से हर साल ये हो रहा है पिछले 15 सालों से। तो पहली चीज कि यह इस बैठक का लक्ष्य यह है कि बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, जो बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, आपका यूनाइटेड नेशन है जी। ये IMF है, वर्ल्ड बैंक है, ये सारे लोग एक साल में एक जगह बैठे चर्चा करें, और उस चर्चा जिसको हम शिखर बैठक या समिट बोलते हैं जो दिल्ली में हो जी, उसके पहले पूरे साल जो है अलग अलग विषयों से संबंधित जो मंत्री हैं वो आपस में चर्चा करें, एक समझदारी बनाएं, और एक उसका लबोलुभाव या उसका एक निष्कर्ष जो है वो सम्मेलन की घोषणा के रूप में हम सामने रखें जी। तो जब दुनिया भर की महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाएं एक जगह बैठेंगी और अगर वो सचमुच में अच्छे निर्णय लेंगी और उन निर्णयों पर, उन समझदारियों पे काम होगा, निश्चित रूप से आम आदमी को भी उसका लाभ मिलेगा। बिल्कुल। G20 जो न्यू दिल्ली समिट थी उसमें क्या बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है जिसे लेकर भारत सरकार की बहुत वाहवाही की जा रही है और भारत को विश्व गुरु की पोजीशन पर आते हुए देखा जा रहा है। बहुत बड़े बड़े जो जानकार हैं वो इस बात को अब कबूल करने लगे हैं, स्वीकार करने लगे हैं। हमारे साथ प्रकाश के रे बने हुए हैं, इस मसले पर लगातार उनसे समझने की कोशिश करते हैं। सर, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने भारत के गरीबों की बात की थी कि भारत के गरीबों की जो स्थिति है, अलग अलग जो रिपोर्ट आती है उसमें साफ पता चलता है कि वो पिछले दरवाजे से जो टैक्स है वो ज़्यादा भर रहे हैं और भी पहले से जो है उनकी स्थिति ख़राब हुई, उनकी इनकम भी पहले से ख़राब हुई है, जबकि अमीर जो है वो और अमीर हो रहे हैं। तो ये मैं समझना चाहती हूँ कि ये डेवलपमेंट का जो है इकोनॉमिक कॉरिडोर के माध्यम से जो पूरी दुनिया को एक ऐसे डेवलपमेंट का सपना दिखाया जा रहा है जो सबका विकास होगा, वो सबका साथ लेके चलने की बात हो रही है। क्या ये विज़न PM मोदी दिखा पा रहे हैं, क्योंकि वो भारत में भी इस नीति पर आगे बढ़ रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास। लेकिन अगर मैं
ज़मीनी हकीकत समझना चाहूँ तो सबका साथ सबका विकास भारत में कम से कम पिछले 9 वर्षों में पूरी तरह से सत्य नहीं है। इस सच्चाई के पीछे बहुत सारे कड़वे जो है तथ्य भी हैं सर। इसको ऐसे समझते हैं कि जो अलग अलग रिपोर्ट्स आती हैं जो दुनिया भर में कि आर्थिक विषमता कितनी है, कितनी कम हुई है, कितनी बढ़ी है, उन आकलनों को देखें तो मैं उन आंकड़ों में नहीं जाना चाह रहा हूं, लेकिन भारत में भी और दुनिया के कई और देशों में, यहां तक कि विकसित देशों में भी अमीर और गरीब के बीच की खाई जो है वो बड़ी है। लेकिन यह स्थिति हमारे लिए इसलिए ज्यादा गंभीर हो जाती है, ज्यादा चिंता की बात है। दुनिया में जो आप टॉप सबसे ज्यादा धनी लोगों का अगर आप हिसाब लगाएं तो ये है अमेरिका, कनाडा, यूरोप के कुछ पश्चिमी यूरोप के देशों। अगर आप मीडियम इनकम को लें और जिसको आप एक तरीके से कह दें कि मिडिल क्लास या मिडिल इनकम ग्रुप, वो संख्या अगर आप लगाएं तो सबसे ज्यादा वो संख्या चाइना में है जी। और आप अगर गरीबों की संख्या की बात करेंगी तो सबसे ज्यादा गरीब जो हैं वो भारत में है और फिर अफ्रीका में। दूसरी तरफ हमारे यहाँ आर्थिक विषमता बढ़ती तो जा ही रही है लगातार, और कोरोना ने तो और भी कमर तोड़ा है जी। लेकिन हमारे यहाँ एक और दिक्कत है कि यह जो आर्थिक खाई है वह बहुत, उसके भीतर भी बहुत उतार चढ़ाव हैं। उसके भीतर भी, जैसे आप पूरा हिंदी पट्टी, हिंदी भाषी क्षेत्रों को अगर आप लें तो ये क्षेत्र जो है अगर इनकी आबादी को लें तो हिंदी भाषी राज्यों और 2 नॉन हिंदी भाषी राज्य उड़ीसा और बंगाल, आप अगर इनको आप लें तो यहां इस क्षेत्र में जो भारत का बीच वाला हिस्सा बनता है जी, यहां दुनिया के सबसे ज्यादा गरीब लोग बसते हैं। यहां सबसे ज्यादा दुनिया में गरीब लोगों के साथ साथ बीमार लोग हैं। यहाँ शिक्षा की सबसे बुरी दशा है, स्वास्थ्य की बहुत बुरी दशा है, कुपोषण यहाँ सबसे ज्यादा है दुनिया में। मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ, भारत के और राज्यों से, हिस्सों से मैं तुलना नहीं कर रहा हूं मैं। और इन देशों में स्थित, इन राज्यों में स्थिति इतनी विकट है, इनकी तुलना सिर्फ सब सहारन अफ्रीकन देश, जो सहारा मरुस्थल के इर्द गिर्द बसे हुए अफ्रीकी देश हैं, उनकी से तुलना हो सकती है। लेकिन उसमें भी एक दिक्कत है जी, कि अफ्रीका की गरीबी इसलिए नहीं है कि वहां पे चीजें नहीं है, वहां गरीबी इसलिए है कि आपने वहां पे कहीं लोकतंत्र नहीं चलने दिया, कहीं वहां के जो लोग आए जिन्होंने कहा कि भाई हम अपने संसाधनों का इस्तेमाल जो है अपने विकास के लिए करेंगे, अपने लोगों के विकास के लिए करेंगे, आपने उनको नहीं चलने दिया। और आपने वहां पे गृह युद्ध करवाए, युद्ध करवाए, तख्ता पलट करवाए और उसका पूरा रिसोर्सेज लूटा गया पश्चिमी देशों पे, अभी भी और पहले भी। जैसे उदाहरण के तौर पे माली में 450 से भी इनफैक्ट बहुत ज्यादा सोने की खदानें हैं और फ्रांस में एक भी सोने की खदान नहीं है। लेकिन फ्रांस दुनिया के उन देशों में है जिनके पास सबसे ज्यादा सोने का रिजर्व है जी। और माली उन देशों में है जो सोने का सबसे बड़ा, जो हर साल 50 टन सोना पैदा करता है। सोने का उसका अपना कोई भंडार नहीं है, उसके पास कोई सोना नहीं है। तो अफ्रीका की गरीबी का एक ऐतिहासिक कारण बनता है, उसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, उसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, उन देशों के इंटरनल जो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनका जी, कॉन्फ्लिक्ट्स है उनका एस्पेक्ट है। लेकिन हिंदुस्तान में तो डेमोक्रेसी रही और है, और लगातार यह तमाम सरकारों ने, न सिर्फ इस सरकार ने, क्योंकि तमाम सरकारों के ये वायदे रहे, चाहे राज्य सरकारें अभी भी वायदा करती हैं, जो गैर भाजपा सरकारें भी हैं कि वो कुछ करना चाहती हैं,
लेकिन जब हम हकीकत देखते हैं, जिसको आपने कहा कि गरीबी बढ़ी है, गरीबों की संख्या बढ़ी है, तो खुद भारत सरकार का आंकड़ा ये कह रहा है कि वो लगभग 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। जी। और खुद सरकार का ये आंकड़ा है कि उन्होंने 50 करोड़ लोगों को, 10 करोड़ परिवारों को, तो मान लीजिए एक परिवार में एवरेज अगर 5 लोग हैं तो 50 करोड़ लोगों को वो आयुष्मान बीमा योजना दे रही है। जी। तो हम समझ सकते हैं कि हमारा करीब करीब हमारी आबादी का 60% हिस्सा जो है वह इस स्थिति में है कि वह अपना खाना भी नहीं खरीद सकता, और उसका एक बहुत खराब, भयावह, डरावना दृश्य हमने देखा कोरोना में। जब लॉकडाउन हुआ तो उन मजदूरों जो आपके शहरी क्षेत्रों में काम करते हैं, जी। आपकी अर्थव्यवस्था की नींव है, उनके पास एक दिन के लिए भी खाना, एक ऐसी बचत नहीं थी कि वो 2-4 दिन, एक हफ्ते, 10 दिन, महीना दिन, 2-3 महीने एटलीस्ट अपना पेट पाल सकते थे। कि उन्होंने बस, अब लॉकडाउन हुआ, चीजें बंद हुई, अब पता नहीं कल क्या होगा, चलो भागो। तो आप और भी आंकड़े हैं, जैसे आंकड़े ये बताते हैं कि लोग अपने खर्चे में कटौती कर रहे हैं, जिससे कि उनके थाली का आकार छोटा हो गया है। आपने सुना होगा कि कंपनियां, जैसे मान लीजिए हम लोग 10 रुपए का चिप्स खरीदते हैं जी, तो अब महंगाई बढ़ गई, तो ऐसा नहीं हो गया कि वो चिप्स का जो पैकेट है वो 10 की जगह 12 में या 15 में मिल रहा है, वो मिल रहा था 10 ही में। कंपनी ने क्या किया, उसका वजन कम कर दिया जी। तो और महंगाई आप जानती हैं कि हमारे देश में मुद्रास्फीति से पिछले लगातार जो है हमारी मुद्रा एवरेज महंगाई भी की दर भी बहुत ज्यादा है, जो रिजर्व बैंक का है कि 4%, 6% के भीतर होना चाहिए, वो भी नहीं मेंटेन हुआ। और खाने पीने की चीजें जो हैं वो डबल डिजिट में। तो एक हुआ, आपके पास आमदनी नहीं, दूसरा आपके पास बचत नहीं, तीसरा महंगाई। तो वह स्थिति है। लेकिन अब अगर उसको हम G20 के एस्पेक्ट्स में देखें या विकास परियोजनाओं के हिसाब में देखें, तो यह भी है कि अगर भारत को अपनी समस्याओं का समाधान खोजना होगा तो उसको इंफ्रास्ट्रक्चर में जाना होगा, जिसकी बात मोदी सरकार भी कर रही है कि रोड बनाओ, पुल बनाओ, ये बनाओ, और दूसरे आपको मैन्युफैक्चरिंग में, मतलब सामान बनाने की दिशा में बढ़ना होगा आगे, जो आप अपने घरेलू बाजार के लिए भी बनाएंगे और आप दुनिया को भी बेचेंगे जी। तो उस तरीके के जो आर्थिक गलियारे बनेंगे वो हमारे काम के हो सकते हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि बात ज्यादा की जा रही है और उसको साकार करने के गंभीर प्रयास उस स्तर पे नहीं। जी प्रकाश सर, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि 60 दिनों के बाद मीटिंग करने की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं चिंताओं को लेकर, सवालों को लेकर इन नेताओं को पता है और इसीलिए इन्होंने कहा कि हम 60 दिनों में दोबारा मिलेंगे। आपको लगता है कि जिस बजट की ज़रूरत है, जिस टाइम टेबल की ज़रूरत है, वो डिस्कस भी होगा, और जो चिंता आपने उठाई है कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ऐसा है कि जो पूंजीपति हैं उनकी इनकम में दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की हो रही है और जो गरीब है वो और गरीब हो रहा है, उनके सामने जो इनकम का भी संकट गहरा रहा है। हमने पिछले दिनों बहुत ऐसी खबरें देखी है, जब ब्रिटेन में महंगाई की वजह से आम आदमी परेशान है, यूएस में भी ऐसी तस्वीरें निकल कर आती हैं। ऐसे में आपसे मैं समझना चाहती हूँ कि ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसको आप किस तरह से आंक रहे हैं? देखिए, पहली चीज कि इस तरीके के कॉरिडोर का मतलब जो प्रस्ताव है उसको स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि जितनी दुनिया में जितनी भी तरीके की कनेक्टिविटी बनेगी, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, तो उसका लाभ जो है हर किसी को होगा, दुनिया एक दूसरे से जुड़ती जाएगी जी। अब समस्या यहाँ पर यह है कि यह कितना फिजिबल है, यह कितना पॉसिबल है, कितना जल्दी पॉसिबल है। दूसरा कि ऑलरेडी एक कॉरिडोर जिसको नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर कहा जाता है, जो मुंबई से मॉस्को तक जाता है समुद्री और रेलवे से, बीच में जो है
ईरानियन बंदरगाह हैं, अजरबैजान है, रोड से रास्ता आर्मेनिया का जुड़ता है, पूरा वो कॉकस का इलाका, और फिर जो है वो पहुंच जाता है। अभी आपने न्यूज में सुना होगा, अभी पहली बार रूस से सामान आया सऊदी अरब के लिए वाया ईरान, ये पहली बार हुआ। तो रूस से रेल से आया, और फिर वो समुद्र के रास्ते से और सड़क मार्ग से आया, और फिर वो रेल के रास्ते जो है वो चला जाएगा सऊदी अरब जी। तो ऑलरेडी नॉर्थ साउथ कॉरिडोर काम कर रहा है। अभी ईरान और इराक के बीच में समझौता हुआ रेलवे लाइन जोड़ने का। एक रेलवे लाइन जो है बहुत पहले से प्रस्तावित है, लेकिन उस पर काम नहीं हो पाया है, जो तुर्की और इराक के बीच में जी। तुर्की और ईरान के बीच में। तो वो कितना तेज अपना काम करेंगे। दूसरी चीज कि चीजें तय तो होती हैं, काम भी शुरू होता है, काम होता भी है, लेकिन वो उस गति से नहीं होता। अब यही जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, इसकी बात पिछले 20 साल से की जा रही है, लेकिन अभी भी फुली ऑपरेशनल नहीं। दूसरा कि बीच में अमेरिका की वजह से चाबहार प्रोजेक्ट, जो चाबहार बंदरगाह, भारत उसमें बड़ा भागीदार था ईरान का, उससे उसमें मामला अटक गया, वो सैंक्शंस वगैरह लग गए। फिर ईरान ने जो है एक रेलवे प्रोजेक्ट में भारत हिस्सेदार था, उससे भारत निकल गया, और वहां फिर चीन चला गया। दूसरी तरफ कि हम लोगों के यहाँ, मतलब हिंदुस्तान में भी और पश्चिम में भी, एक बड़ी तेजी से एक बीमारी फैल रही है कि हम हर प्रोजेक्ट को, हर पहल को ऐसे सोचते हैं कि हमने चीन को घेर लिया, चीन को लपेट लिया, चीन के साथ ऐसे कर दिया। ये संकीर्ण समझदारी, संकीर्ण दृष्टि से हमें बचने की कोशिश करनी चाहिए। अब जैसे जिस मिडिल ईस्ट कॉरिडोर की बात आप कर रही हैं, उसका जो नक्शा आप देखें, तो जो आखिरी बंदरगाह है, जो ग्रीस का बंदरगाह है, वो चीन द्वारा ऑपरेटेड। तो अगर इस कॉरिडोर में चीन तो आ गया ना, जहां पर ये कॉरिडोर खत्म हो रहा है वो बंदरगाह ही चीन का। दूसरा, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात का ये आइडिया है, हालांकि ये आइडिया भी बहुत दिन से चल रहा था, लेकिन इसको पुश दिया यूएई ने, और फिर उसके बाद सऊदी अरब में एक बैठक हुई, और अभी G20 के मौके पे जब सारे नेता मिले तो उसको इन्होंने अनाउंस किया है जी। अब इसमें लफड़ा यह है कि इसको चीन के अगेंस्ट में, या चीन की बेल्ट रोड परियोजना के अगेंस्ट में देखने की जो कोशिश हो रही है, वो गलत इसलिए है, गलत ही नहीं है, बल्कि वो बेसिर पैर की बात है। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश जो है वो चाइना जी। और जो और देश जुड़ेंगे, जैसे मान लीजिए कि ईरान जुड़ेगा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, टर्की जुड़ेगा, ग्रीस जुड़ेगा। हालांकि अभी ग्रीस को लेके हो रहा है कि ग्रीस ने बोला है कि हमको ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है चाइना से बेल्ट रोड की वजह से, तो शायद हम परियोजना में नहीं रहे। लेकिन अगर परियोजना में नहीं भी रहेगा तो क्या वो बिना टेस्ला कार के रहेगा, क्या बिना वो आईफोन के रहेगा? तो बिना चीन के बिजनेस के से तो किसी का कुछ चलने वाला नहीं है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे हिंदुस्तान हो। एक चीज कि यह कॉरिडोर, तो मान लीजिए कि जो थोड़ा सा जहां तक पैसे की बात है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें मसला है, लोग नहीं इसको देख पा रहे हैं। अगर आप ब्रिक्स की उस मीटिंग को देखेंगी तो ब्रिक्स के जब ये मिडिल ईस्ट कॉरिडोर लिखा हुआ है, उसके ऊपर एक लिखा हुआ पार्टनरशिप फंड का है। उस पार्टनरशिप फंड जो है वो बेसिकली G7 देशों का है, और ये पिछले साल ही बना है, तो उसका भी अभी तक ये लोग बजट वगैरह नहीं तय कर पाए हैं, पैसा अभी उसका पता नहीं चल पाया है कि कितना है। अगर हम इसको चीन के बेल्ट रोड परियोजना के हिसाब से उसके संदर्भ में देखें, तो माना जा रहा है कि 2013 में शुरू हुआ था बेल्ट रोड इनिशिएटिव जी। तो पिछले 10 साल में चीन ने $1 ट्रिलियन खर्चा किया है, और ये लोग प्लान कर रहे हैं कि अगले 5 साल में पार्टनरशिप जो है वो $600 अरब देगी दूसरे देशों को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के जी जी। तो ऑलरेडी आप बजट के मामले में चीन के खर्चे से भी पीछे हैं।
पहली चीज। दूसरी चीज कि खुद जो G7 की अर्थव्यवस्थाएं हैं वो अलग अलग कारणों से संकट में है, उनका ग्रोथ रेट कम है। जैसे इस बार अमेरिका का ग्रोथ रेट है लगभग, उम्मीद की जा रही है कि 1.5% रहेगा आसपास उसके, और अगले साल ये 0.5% हो जाए। तो पैसे की जरूरत आपको भी बहुत ज्यादा पड़ती है, तो आप कहां से वो पैसा निकालेंगे? आपके यहाँ अमेरिका में या G7 के और कंट्रीज में कंपनियों की बैंकरप्सी बढ़ रही है। जर्मनी अभी रिसेशन में है, यूरोजोन रिसेशन में है। तो ब्रिटेन में बहुत ज्यादा मुद्रास्फीति है, महंगाई जी। तो आप जो ये कह रहे हो कि 600 अरब डॉलर हम देंगे दूसरे देशों को और अब वो इस प्रोजेक्ट में आप लगाओगे, तो ये पैसा कहां से? इनफैक्ट ये पैसा जो आएगा वो मिडिल ईस्ट के वही देश या और खाड़ी के जो देश हैं गल्फ के, यही पैसा पार्टनरशिप को उधार देंगे या जो भी करार होगा, जो भी समझौते चीजें होंगी। तो मुझे जो अंदाजा है, इस कॉरिडोर के लिए लेबर हम लोग उपलब्ध कराएंगे, मतलब भारत, हिंदुस्तान, और हमारे कुछ कंपनी वाले जो है उस लेबर सप्लाई करके बहुत पैसे कमाएंगे जी। चेक काटने का काम करेंगे सऊदी अरब और अमीरात के लोग। टेक्निकल एस्पेक्ट्स जो होंगे, मैनेजरियल जो काम होगा, वह काम होगा यूरोप करेगा, G7 के देश करेंगे। और लैपटॉप काम जो करना होगा, जैसे कि डिजाइन बनाना, तो एडमिनिस्ट्रेशन देखना इस प्रोजेक्ट का, वो अमेरिका का, मेरी ये समझ है जी। दूसरी चीज, बहुत ही शानदार समझ है। मैं लेकिन रोकना पड़ रहा है, समय ब्रेक का हो रहा है, तो एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। उसके बाद जो आसान तरीके से प्रकाश सर ने समझाया है कि किसका क्या रोल रहने वाला है, इसको और थोड़ा समझेंगे विस्तार से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, तो ब्रेक के लिए रुकेंगे और फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चर्चा द ट्रूथ, और आगे बढ़ते हैं, अपना सफ़र आगे बढ़ाते हैं। प्रकाश सर के पास लेकर चलना चाहूँगी दर्शकों को। सर, मैं चाहती हूँ कि आप अपनी बात पूरी कर ले, जो दूसरी मुख्य बात आप रखना चाहते थे कॉरिडोर की। जी। तो कॉरिडोर का आइडिया बहुत अच्छा है, इसको किया भी जाना चाहिए, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि आप इसको इस परियोजना उस देश के खिलाफ में मत रखिए, पहली चीज। दूसरी चीज, चीन के खिलाफ ना जाए। जी नहीं, वो चीन के खिलाफ है ही नहीं, वो उन्होंने भी नहीं कहा। जो ये अनाउंसमेंट हुआ, उन लोगों ने भी ये बात नहीं कही कहीं पे। अगर उस पूरे कॉरिडोर को लेकर जो बैठक हुई, उसके बाद जो बातचीत हुई, जो नेताओं ने स्पीचेस दिए, आप उसको देखिए, उसमें कहीं चीन का नाम नहीं है। लेकिन ये जो, पर सर, क्या इससे चीन का जो इन्फ्लुएंस है, जिस तरह से चीन आधिपत्य जमाना चाहता है, और हमने देखा कि मिडिल ईस्ट में भी चीन का जो है प्रभाव भारत से भी बढ़ गया है, जबकि भारत की पारंपरिक दोस्ती या फिर जो कल्चरली जो हमारा एक समानता है वो सदियों पुरानी है, इसके बावजूद हम देखते हैं कि चीन हमसे बाद में आता है और उसका प्रभुत्व ज़्यादा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थितियों में ये कॉरिडोर जो है वो भारत की जो स्थिति है उसको थोड़ा सा मजबूत बनाता है। पहली चीज की, इस कॉरिडोर को जो कंपनियां बनाएंगी उसमें बहुत ज्यादा कंपनियां जो होंगी वो बेसिकली चीन की कंपनियां होंगी। इस बात को हमको बिल्कुल स्पष्ट समझ लेना चाहिए जी। दूसरा कि जैसे मैंने कहा कि इस कॉरिडोर का जो लास्ट पॉइंट है, ग्रीस का बंदरगाह, वो चीन का है। यस। तो एक चीज, और ऐसा तो है नहीं कि अब सिर्फ इंडिया में सामान बना और सीधे वो ग्रीस चला गया, या संयुक्त ये अमीरात, दुबई होते हुए। तो ऐसा तो नहीं होगा कि आप दुबई में चीन का सामान नहीं उतरने दोगे, या यूरोप के लोगों को बोल दोगे कि चीन का सामान नहीं खरीदेंगे। ऐसे तो होगा नहीं। रास्ता बनेगा तो आप भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। दूसरी कि चीन का इन्फ्लुएंस क्यों बढ़ रहा है? देखिए, जब चीन, जैसे इसको ऐसे समझे हम कि दुनिया के सप्लाई चेन में लगभग 1/4 हिस्सा जो है वो चीन देता है जी। इसको और दूसरे तरीके से सोचा जाए, जो अभी आईफोन लॉन्च हुआ नया, उसके हिसाब से सोचा जाए। एप्पल का एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं छोटा सा, हालांकि डेटा थोड़ा पुराना है।
एप्पल के 90% जो प्रोडक्ट हैं वो चीन में बनते हैं। आईफोन का आंकड़ा इससे ज्यादा ही है। और जो ये आईफोन, आईपैड, आईपॉड, ये सारी चीजें बनती हैं, ये इसका बहुत सारा कंपोनेंट जो है, बल्कि ज्यादा सारा कंपोनेंट वो चीन में ही स्थानीय रूप से पैदा होता है, बनाया जाता है उसको। जैसे उसका ढांचा, तार, जो भी वर्क। और सबसे ज्यादा एप्पल के प्रोडक्ट खरीदते हैं चाइनीज, लगभग 30% के आसपास। तो अब देखिए चीन को कितना बड़ा फायदा हो रहा है। वो अपना सामान बनाया उन लोगों ने अपनी फैक्ट्री में, उनके लोगों ने नौकरी करी, उनके लोगों ने इनकम किया, जॉब हो गया। उनके लोग नई नई चीजें सीख रहे हैं, नई नई चीजें बना रहे हैं, तो उनका स्किल बढ़ रहा है, उनकी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, उनका ज्ञान बढ़ रहा है, उनका अनुभव बढ़ रहा है। फिर उन्होंने वही सामान खुद खरीद भी रहे हैं। कहने का मतलब कि उनका बाजार इतना धनी है कि वो बना भी रहा है और खरीदने की कुव्वत भी उनमें है जी। इतना ही नहीं, 2021 में एप्पल का जितना रेवेन्यू था उसका 20% चीन को मिला। तो आप ये देखें कि एप्पल कंपनी को भी मजा है, उसको बढ़िया जगह, एक ही जगह सारा चीज बन जा रहा है, मिल जा रहा है। उसका बाजार वहीं, ऐसा भी नहीं कि अब चीन में बनवा लिया, अब लाद के जो है अब यूरोप में बेच रहे हो, आधा सामान तुम्हारा वहीं बिक गया। तो और आपने रेवेन्यू शेयरिंग कर ली, तो चीन को भी मजा आ गया और एप्पल को भी मजा आ गया। अब टेस्ला को देखिए, टेस्ला बहुत बड़ा उसका प्रोडक्शन सेंटर है चीन का, कारों का। और वहां की बनी कारें जो हैं वो यूरोपियन यूनियन में, यूरोप के देशों में और कनाडा वगैरह में भी जाती हैं। अब आप देखिए कि क्या ये कॉरिडोर से वो टेस्ला गाड़ियां या आईफोन के पैकेजेस नहीं जाएंगे? एक सब ये है। दूसरा कि क्या दुनिया इस बात के लिए तैयार है कि वो चीन का जो ये प्रोडक्शन में एक उसका अपर हैंड बना हुआ है जी, तो हम रिप्लेस कर दें? जैसे आप पंजाब को ही देख लीजिए। आप पंजाब जो है वो टॉप इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट्स में से है जी जी। पंजाब के पास वो स्किल्ड लेबर फोर्स है जो आईफोन बना सके? क्या वो ट्रेंड लोग हैं वहां पे? नहीं है। वो टेस्ला बना सके? नहीं है। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल एक्सपोर्टर बन गया। चाइना सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। और भी बहुत सारी चीजों पे उसकी मोनोपोली बढ़ती जा रही है। इसको हमको ऐसे देखना चाहिए कि आपके पास पैसे होंगे, आपके पास हुनर होगा, आप प्रोडक्ट अच्छा दोगे, आप अच्छा परफॉर्मेंस दोगे, तो बाय डिफॉल्ट आपका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। आपके पास ज्यादा पैसे होंगे जी। अच्छा, एक और चीज इसमें मैं जोड़ दूं, चाइना एक और चीज कर रहा है। हर चीज चाइना में नहीं बन रही, अब वो धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा है। जैसे अमेरिका का बिजनेस अगर आप देखें तो अमेरिका का 3 देशों से बहुत ज्यादा बिजनेस होता है। एक चीन से होता है, एक मैक्सिको से होता है, कनाडा से होता है। लेकिन अभी मैक्सिको नंबर 1 पे जा रहा है। तो ये ऐसा नहीं है कि मैक्सिको नंबर 1 पे जा रहा है तो चीन पीछे हो गया। चीन ने एक स्ट्रेटेजी बनाई है कि अगर मैं चीन में सामान बनाऊं या कहीं और बनाऊं फिर उसको अमेरिका ले जाके बेचूं तो इतना ज्यादा खर्चा और ये सब, तो अल्टीमेटली कंज्यूमर पे उसका दबाव पड़ता है। तो उसने क्या किया कि मैक्सिको में उसने फैक्ट्रियां लगानी शुरू कर दी, मैक्सिको में उसने प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया जी। इसको नियर शोरिंग बोलते हैं। तो हमको चीन से यह देखना चाहिए कि हम उससे क्या सीख सकते हैं, उस क्या ट्रैजेक्टरी है, वो कैसे काम कर रहा है। ऐसा कैसे कि यार सामान्य छोटा सा ये ईयरफोन से लेके और हाई एंड टेक्नोलॉजिकल चीजें भी पैदा कर सको, तुम कार भी बना दे रहे हो तुम। तो हमको वैसे देखना चाहिए। और दुनिया का जो बैलेंस था, दुनिया का जो अपर हैंड किसी देश का या ग्रुप का था, तो ये क्यों था? 2 कारणों से होता है। या आपके पास इकोनॉमिक पावर हो, आपके पास मिलिट्री पावर, आपके पास इंटेलेक्चुअल पावर, आपके पास टेक्नोलॉजी का पावर हो। तो जिन देशों में के पास ये चीजें थी तो कुछ समय तक उनकी चली।
अब वो चीजें दूसरे देशों के पास आ रही हैं तो दुनिया बदलती हुई दिख रही है।